प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम अकाउंटेंसी का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स का मतलब है, जैसे कि हम सब जानते हैं प्रिंसिपल्स हमें गाइड करते हैं, तो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स भी वो रूल्स हैं जो हमें गाइड करते हैं कि हमें अकाउंटिंग किस तरह से करनी चाहिए। अकाउंटिंग का मतलब किस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी पे बेस्ड है सारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स। और अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो जनरली एक्सेप्टेड होते हैं। इनके फीचर्स में अगर हम देखें तो ये मैन मेड होते हैं कि मनुष्य ने बनाए हैं, इंसानों ने बनाए हैं ये प्रिंसिपल्स अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि अगर रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग इनमें चेंजेस किए जा सकते हैं। और जनरली एक्सेप्टेड होते हैं। जनरली एक्सेप्टेड मीन्स हर जगह पर अप्लाई होते हैं, सभी लोग इनको एक्सेप्ट करते हैं, हर कंट्री में हर बिजनेस में इनको एक्सेप्ट किया जाता है। ये वाली जो टर्म है गैप, GAAP गैप, इसकी फुल फॉर्म अक्सर पूछ ली जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैन मेड है, फ्लेक्सिबल है और जनरली एक्सेप्टेड होते हैं। अगर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का क्लासिफिकेशन करें, इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कई जगह पे मैंने देखा है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस को कंबाइन करके दिया हुआ है, और बहुत सी बुक्स में ऐसे है कि इनको अलग अलग करके दे रखा है। कुछ बुक्स में ऐसा भी है कि कन्वेंशंस को कंसेप्ट्स में इंक्लूड करके लिखा हुआ है। तो ये सभी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये सभी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल हैं ओवरऑल अगर हम देखें तो देखिए जरा, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का मतलब होता है अजम्पशंस। अजम्पशंस मीन्स जो हम एंटिसिपेट करते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो पहला जो कंसेप्ट है अकाउंटिंग का वो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। जब भी कोई अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता है तो वे ये अज्यूम करके, ये अजम्पशन के साथ अकाउंटिंग करता है कि ये जो बिजनेस है ये चलता रहेगा, सालों साल चलता रहेगा, और ये सोच के ही बिजनेस में अकाउंटिंग की जाती है, बुक में बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। ये अजम्पशन नहीं की जाती कि बिजनेस 2 महीने या 1 साल बाद बंद हो जाएगा, ये अजम्पशन लेके कभी काम नहीं किया जाता। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी बिजनेस है वो हमेशा चलता रहेगा, इनफाइनाइट चलता रहेगा, ये सोचकर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का मतलब है, हिंदी में कंसिस्टेंसी का मतलब स्थिरता, एक जैसा। तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का मतलब ये है कि अगर कोई बिजनेस कोई एक पर्टिकुलर मेथड यूज़ कर रहा है अकाउंटिंग की बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए एंट्रीज को, तो वही मेथड ईयर आफ्टर ईयर वो यूज़ करेगा, जब तक कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई रूल नहीं आ जाता तब तक वो एक ही मेथड यूज़ करेगी, वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि अकाउंट्स में हम देखते हैं एक डेप्रिसिएशन टर्म आती है जिसमें हम फिक्स एसेट की वैल्यू फॉल होती है तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन निकालने के दो मेथड आप लोग यूज़ करेंगे। आगे जब हम नेक्स्ट एक बार चैप्टर पढ़ेंगे तो उस डेप्रिसिएशन का पूरा चैप्टर है। डेप्रिसिएशन को दो मेथड से कैलकुलेट किया जा सकता है कि कितनी वैल्यू हर साल फिक्स एसेट में कम हुई। अगर एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज़ कर रही है तो वो ईयर आफ्टर ईयर स्ट्रेट लाइन मेथड का ही यूज़ करेगी, या एक कंपनी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का यूज़ कर रही है तो वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का ही यूज़ करेगी, एक ही मेथड यूज़ करेगी ईयर आफ्टर ईयर, उसको वो चेंज नहीं कर सकती। कंसिस्टेंटली सिर्फ एक ही मेथड का उसको यूज़ करना है। उसके बाद है अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट का मतलब ये है कि जब हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसी समय वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए, क्योंकि कोई हमने लेन देन किया और मान लीजिए हमने उधार में लेन देन किया, आज हमने कोई चीज़ उधार में खरीद ली, क्रेडिट परचेज कर ली, और उसका जो पैसा है हम 2 महीने बाद देंगे, तो 2 महीने बाद वो रिकॉर्ड नहीं होगी, वो ट्रांजेक्शन उस दिन रिकॉर्ड होगी जिस दिन हमने वो माल खरीदा है उधार में। जिस दिन हमने सेटलमेंट किया या जिस दिन हमने कैश पेमेंट किया उस दिन रिकॉर्डिंग नहीं होती,
उस दिन रिकॉर्डिंग होती है जिस दिन हमारे पास वो माल आ गया, भले ही हमने उधार खरीदा है। तो ये 3 कंसेप्ट हैं, ध्यान रखिएगा। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, लगातार चलता रहता है बिजनेस, ये सोच के अजम्पशन की जाती है, फिर अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये कहता है कि ईयर आफ्टर ईयर एक ही मेथड यूज करेंगे अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए। अक्रूवल कंसेप्ट ये कहता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन्स है उसी समय रिकॉर्ड की जाती है जब वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है, टेक्स प्लेस हो जाती है। पैसे की पेमेंट, रिसीव या पेमेंट डजंट मैटर, ये ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस की। ये कई जगह पे अकाउंटिंग, इनको हम कंसेप्ट्स भी कह सकते हैं, जैसे कि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जो बिजनेस है उसका एंटिटी मीन्स अस्तित्व, और उसके बिजनेसमैन का, जो बिजनेस को शुरू करता है या चलाता है, उन दोनों का अस्तित्व अलग अलग होता है। इसीलिए जब बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो पैसा जो लगाता है, जिसे हम कैपिटल कहते हैं, वो बिजनेस में लायबिलिटी की तरह होती है, और बिजनेस को वो पैसा अपने बिजनेसमैन को रिटर्न करना होता है, वापस करना होता है, और वो कैपिटल बिजनेस में लायबिलिटी की तरह ही रहती है। उसके बाद मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन जिसको हम मनी में मेजर कर सकें, पैसे में नाप सकें, ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें पैसे का लेन देन हो, केवल वही ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कन्वेंशन या प्रिंसिपल आप कुछ भी कह सकते हैं। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी बिजनेस कई साल तक चलता है। मान लीजिए किसी ने अजम्पशन किया कि मेरा बिजनेस 30 साल तक चलेगा, तो 30 साल के बाद वो बिजनेस में ये थोड़ी देखेगा कि मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ था, पूरे बिजनेस में कितना लॉस हुआ था। तो वो जो जितनी भी एस्टिमेटेड लाइफ है बिजनेस की, उसको कुछ पीरियड्स में डिवाइड कर लेता है। वो पीरियड जनरली 1 साल का होता है, 1 ईयर का होता है। अब वो 1 ईयर कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर, ये देखने वाली बात है। कैलेंडर ईयर वैसे ही होता है जैसे कि हमारे कैलेंडर में, घरों में कैलेंडर रखे होते हैं। 1 जनवरी 2020 से शुरू हुआ और ईयर एंड हुआ 31 दिसंबर 2020, तो ये तो कैलेंडर ईयर हो गया। ऐसे कैलेंडर ईयर के बेस पर बुक्स ऑफ अकाउंट पहले मेंटेन किए जाते थे। अब सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन और सारे ही ऑर्गेनाइजेशंस वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल ईयर के बेस पे मेंटेन करते हैं, और फाइनेंशियल ईयर 1 साल में शुरू होके 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च को क्लोज होता है। जैसे मान लीजिए इस साल हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ है, और वो अगले साल 31 मार्च 2021 को पूरा होगा, 12 महीने। तो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट बनते हैं। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा जो लाइफ होती है बिजनेस की, उसको एक एक साल में डिवाइड किया जाता है, एक एक पीरियड में, और वो पीरियड 1 ईयर का होता है। 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक पूरे 12 महीने का पीरियड है। अब फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है? फुल डिस्क्लोजर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये है, अकाउंटेंट से ये पूरी एक्सपेक्टेशन की जाती है, ये कहा जाता है कि ऐसा होना चाहिए कि अकाउंटिंग में जो रिकॉर्ड मेंटेन किए जाए उसमें हर चीज़ को डिस्क्लोज की जाए, कोई भी चीज़ छुपाई ना जाए। उसके यूज़र्स से, जो भी यूज़ करेंगे इंफॉर्मेशन को, उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितने एक्सपेंसेस हुए, कितनी इनकम हुई, हर चीज़ जो कि उनको इफ़ेक्ट करेगी, उनके डिसीजन को इफ़ेक्ट करेगी, किसी भी चीज़ को छुपाना नहीं है। इसके बाद है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल ये कहता है हर वो इंफॉर्मेशन, हर वो आइटम जो मटेरियल है, मटेरियल मीन्स रेलिवेंट है, बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है, हर वो मटेरियल इंफॉर्मेशन को अकाउंटिंग में डिस्क्लोज करना चाहिए, दिखाना चाहिए। हर आइटम जो वैल्यू रखता है, चाहे वो बहुत ही कम वैल्यू का है, जैसे स्टेशनरी है, स्टेशनरी बहुत वैल्यू करती है बिजनेस में, अकाउंट लिखने में पेन, पेंसिल, रबड़, इन सब की बहुत वैल्यू होती है तो ये पैटी एक्सपेंसेस, लेकिन बहुत मटेरियल है, रेलिवेंट है, तो इन सब का भी रिकॉर्ड रखना चाहिए कि कितने छोटे खर्चे हुए, हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना चाहिए। इसके बाद अगला जो कंसेप्ट कन्वेंशन है वो ये है प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। इसका मतलब है, प्रूडेंस का मतलब होता है बुद्धिमानी,
और कंजर्वेटिज्म का मीन्स कुछ सुरक्षित रखना, कंजर्व करके रखना। ये कंसेप्ट हमें ये कहता है कि जब भी बिजनेस करें या रिकॉर्ड मेंटेन करें, वहाँ बुद्धिमानी का परिचय देना चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ कंजर्व करके रखना चाहिए। कंजर्व इन द सेंस भविष्य में हमेशा हम प्रॉफिट के बारे में ना सोचें, लॉसेस के बारे में भी सोचें। और अगर प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा ना सोच के थोड़ा सा कंजर्व करके चलें, थोड़ा सा माइंड को प्रिपेयर करके चलें। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, तो हर फैक्टर को ध्यान में रख के बिजनेस के प्रॉफिट को प्रिडिक्ट करें। लेकिन प्रॉफिट को प्रिडिक्ट करना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि उसमें होने वाले लॉसेस को। तो प्रूडेंस प्रोडक्ट हमारा प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस में होने वाले लॉसेस को एक सबसे बुद्धिमान बिजनेसमैन हमेशा ध्यान में रखकर बिजनेस करता है। उसके बाद है कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट्स रिकॉर्ड की जाती हैं, जैसे कि बैलेंस शीट में एसेट्स रिकॉर्ड की जाते हैं, उन्हें हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। अब ये बात तो आ गई केवल फिक्स एसेट्स के लिए कि वो उनको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे या जितने में हमने एसेट्स को खरीदा है उतनी ही कीमत उनकी हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन ये जो बात है ये करंट एसेट्स के लिए अप्लाई नहीं होती। करंट एसेट्स के केस में कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम होता है उस पर कीमत रिकॉर्ड की जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट में। इसके लिए हमने रूल भी पढ़ा है, करंट एसेट्स आर शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम होता है उस पर हम करंट एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। इसके बाद हमारा एक कंसेप्ट आ रहा है मैचिंग कॉस्ट प्रिंसिपल या मैचिंग कॉस्ट कंसेप्ट। ये मैचिंग कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि जो भी हम रेवेन्यू कमाते हैं उसके साथ, रेवेन्यू तो हम रिकॉर्ड करते ही हैं बिजनेस में, साथ साथ कॉस्ट को भी रिकॉर्ड करना चाहिए। और ये देखना चाहिए कि किसी भी चीज़ के सेल के साथ साथ हमें जो पैसा मिला है उस पर खर्चा भी कितना हुआ है, तो दोनों को मैच करके जरूर देखना चाहिए। इसके बाद आता है ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ड्यूअल एस्पेक्ट या डबल एंट्री सिस्टम हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहता है कि हर लेन देन के, हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। जैसे हमने गुड्स परचेज किए ऑन क्रेडिट तो हम या फॉर कैश हमने गुड्स परचेज किए हैं तो गुड्स तो आ गई, कैश चला गया। तो लेन देन में दो एस्पेक्ट हैं, कोई चीज़ हमारे पास आएगी तो बदले में कोई चीज़ हमारे पास से जाएगी। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर परचेज इन द बिजनेस फॉर ₹50,000, तो फर्नीचर आ गया हमारे बिजनेस में और 50,000 चला गया। तो हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, ये ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहता है, और वो हमें बिजनेस में रिकॉर्ड करने होते हैं। उसके बाद आता है रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल का मतलब ये होता है, ये सेम वही प्रिंसिपल है या कंसेप्ट है जो अक्रूवल कंसेप्ट कहता था कि रिवेन्यू को तब कंसीडर करना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट में जिस समय ट्रांजेक्शन हो जाती है। उस समय नहीं रिवेन्यू को रिकॉर्ड किया जाता जबकि पेमेंट की जाती है या पेमेंट रिसीव की जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया था कि हमने गुड्स बेची क्रेडिट में, आज की डेट में हमने गुड्स बेची, आज मान लीजिए आपका आज क्या डेट है, दिस इज़ 1 मई। आज हमने 1 मई को गुड्स खरीदी, राइट, और यह हम पेमेंट कर रहे हैं, वो पेमेंट करेंगे हम 31 मार्च 2022 को। तो ये जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन आज की मानी जाएगी जबकि हमने गुड्स परचेज कर ली है। जब पेमेंट करेंगे, सेटलमेंट करेंगे, उस समय नहीं देखा जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट में। उस समय तो फिर ये देखा जाता है कि टाइम पीरियड कितना है, कितने समय के बाद हमने कैश की पेमेंट की है या रिसीव हुई है, वो चीज़ डजेंट मैटर। मेन है बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन तब रिकॉर्ड करनी है जब हमारे पास गुड्स आ गई हैं। अगर हमने परचेज किए हैं तो, सेल किए हैं तो जब गुड्स चली गई हैं। इसके बाद आता है वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में जो होती है उसको वेरीफाई करना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए, वो जेन्युइन होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए। इसके लिए कुछ प्रूफ और एविडेंसेस होने चाहिए बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के। और किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन के एविडेंसेस क्या होते हैं, जैसे कैश मेमो है, इनवॉइसेस हैं, बिल्स हैं,
डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, तो ये सारे जितने भी एविडेंसेस हैं, जितने भी वाउचर्स होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट, ये सब अच्छे से इनके रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने चाहिए। तो ये सब प्रिंसिपल्स हैं, इन्हें एक बार दोबारा से अच्छे से पढ़िएगा, जो भी आपको मैं PDF दूँगी। थैंक यू।